अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज़ आ रही है बच्चों आप लोगों को मेरी? अच्छा जी, हम लोग जो है पेपर 4 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग चले गए थे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, अ डिश मेड अप ऑफ ए मेड फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फीयर। एक हॉलो ग्लास स्फीयर से एक डिश को बनाया गया है। द डिश is fixed to the horizontal table, contains a small solid ball of mass 45 grams। एक छोटी सी बॉल उसके ऊपर रखी हुई है 45 ग्राम्स की, ठीक है, as shown in figure। The horizontal displacement of the ball from the center C of the dish is x। Initially, the ball is held at rest at distance x 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे हमने उसको रखा हुआ था स्टार्टिंग में। The ball is then released. The variation with time t, the horizontal displacement of the ball is shown in figure. Ball from point C is shown in figure 4.2। तो by the way बॉल ऑब्वियसली क्या करेगी, ये यहाँ से रोल डाउन होती हुई सी पे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, और क्योंकि इन्होंने यहाँ पे किसी किस्म का कोई फ्रिक्शन नहीं कंसिडर किया तो ये लाइट विदाउट डैम्पिंग इन्होंने ऑसिलेशन जो है अनडैम्प्ड ऑसिलेटर दिखाया। The motion of the ball in the dish is simple harmonic with the acceleration a is given by the expression a is equals to minus g upon r, where g is the acceleration and r is a contact that depends upon the dimension of the dish, ठीक है। रिएक्शनल फोर्स बेसिकली हो सकती है ये। Use figure 4.2 to show that the angular speed of oscillation of the ball is 9 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है जी। तो फिगर 4.2 हमारी ये है। उस फिगर से हम लोग इसका टाइम पीरियड हम मेजर कर सकते हैं। द टाइम पीरियड इज एक्चुअली हाउ मच, टाइम पीरियड इज एक्चुअली over here and what is this value। अच्छा जी, 2 से लेके 3 तक जाने के लिए हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं, तो हमारे पास 2.2 हो जाएगा ये टाइम। तो दिस इज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2.2 सेकेंड्स, ठीक है जी। मार्क्स कौन से मार्क्स अजान, कौन से मार्क्स पूछ रहे हो? मिड टर्म के, हाँ बस अभी मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट चेक हो गए सारे पेपर। आज इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। आपके वैसे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैं पेपर चेक कर रहा था, माशाल्लाह से सबने ही बहुत ही अच्छा पेपर किया है। इतना अच्छा किया है कि मुझे डाउट होने लग गया है कि ये पेपर आप लोगों ने किया है या कहीं से छापा है, ठीक है। मतलब हद हो गई यार, किसी के मार्क्स जो है वो, मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। खैर, W इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन T और W इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2.2। क्या वैल्यू आ रही है भाई W 2 पाई डिवाइडेड बाई 2.2 से? क्या 2.9 रेडियंस आ रहा है आंसर? ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा वैसे आपस की बात आप लोगों को बताओ, मुझे पेपर देख के अंदाजा हो गया है कि किसने छापा और किसने नहीं छापा, ठीक है ना। मैं बड़ा क्लियरली मुझे अंदाजा हो रहा है कि किस किसने छापा है और किसने पेपर को नहीं छापा। खैर मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। यूज द इंफॉर्मेशन इन ए टू डिटरमाइन आर। आर की वैल्यू को हम निकालेंगे। बाय द वे ओमेगा हमें मिल गया। इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, जी अपॉन आर के, जिसमें जी जो है 9.81 है।
दैट इज 2.9 का स्क्वायर, 2.9 था, 4.9 था ओमेगा, 2.9 था, ठीक है। तो 2.9 का स्क्वायर ये बराबर होगा 9.81 और अपॉन आर के। 9.81 को अगर हम 2.9 स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिल रही है आर की? जी बच्चों, क्या वैल्यू मिल रही है आर की? 1.16, ठीक है। इसको हम 1.2 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये 1.2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल एज इट पासिस ओवर द सेंटर सी। अच्छा जी, सी पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि इस वक्त इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, ठीक है। v इज इक्वल्स टू ए हमें ग्राफ से मिल जाएगा। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 3 सेंटीमीटर्स का, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और ओमेगा हमने निकाल लिया है 2.9। सो दिस इज सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाय 2.9। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2.9 क्या आंसर आ रहा है भाई? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² होगा, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा जी। क्या वैल्यू आ रही है? 0.087, ठीक है। 0.087 इसकी स्पीड हो जाएगी, ओके। ये हमारे पास इसकी स्पीड हो जाएगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सम मॉइस्चर इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिश सो दैट द मोशन ऑफ द बॉल बिकम्स स्लाइटली डैम्प्ड ऑन द एक्सिस। फिगर 4.2 ड्रॉ अ लाइन टू शो द लाइट डैम्पिंग मोशन, ठीक है, फॉर द बॉल। फर्स्ट 5 सेकंड्स की आपको लाइट डैम्पिंग शो करनी है। फर्स्ट 5 सेकंड की लाइट डैम्पिंग शो करनी है, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है जी। लाइट डैम्पिंग के अंदर क्या होता है कि ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये इसका इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इस ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। जब पीरियड को कांस्टेंट रखिएगा, पीरियड को चेंज नहीं कीजिएगा, ये आपके पास इस तरह से लाइट डंपिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी लाइट डंपिंग का ग्राफ हो सकता है, ठीक है भाई। दिस इज लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर। ये भी तकरीबन सब बच्चों ने ही ठीक बनाया था, और कुछ बच्चे ऐसे महान भी हैं जिन्होंने वही वर्डिंग लिखी है जो मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है। ग्राफ नहीं बनाया, उन्होंने वर्डिंग लिखे हुए मार्किंग स्कीम में। खैर, the telephone signal may be transmitted either by optical fiber or by means of wire pair. State 3 advantages of using optical fiber rather than wire pair. ऑप्टिकल फाइबर का वायर पेयर से क्या एडवांटेजेस होते हैं? आई थिंक वी डन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। मोर सिक्योर होती है, मोर बैंडविड्थ होती है, ठीक है, और हमारे पास क्विकली डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, लेस कॉस्ट होती है उसकी, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये सारे एडवांटेजेस हमारे पास इसके मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जरा कीजिए, नेक्स्ट सेकंड में आया।
It is proposed to transmit a signal over a distance of 4.5 into 10 to the power 3 kilometers by means of optical fiber. The signal has a power of 9.8 milliwatts. The minimum signal that can be detected at the output has a power of 6.3 into 10 to the power minus 17 volt. For this signal, the signal to noise ratio is 2.1 into 10 to the power 2. The power of noise, background noise की आपको पावर निकालनी है. बाय द वे सिग्नल टू नॉइज रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा SNR. अच्छा जी, वेरी गुड बेबनीजा, पहले से निकाल लिया तुमने. अच्छा जी, SNR इज इक्वल टू 10 लॉग. ठीक है जी. और पावर ऑफ आउटपुट सिग्नल दैट इज 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ नॉइस. ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगेगा. SNR हमें गिवन है कितना, 21. तो ये हो जाएगा 2.1 डिवाइड कर देंगे लॉग 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 अपॉन PN, पावर ऑफ नॉइस. तो ये हो जाएगा PN इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2.1. और ये विनीजा ने कैलकुलेट कर लिया है. क्या वैल्यू आई है इसकी, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 वॉट्स. ठीक है जी, यही वैल्यू आ रही है इसकी. ओके. The maximum attenuation per unit length of the optical fiber that allows for the uninterrupted transmission of the signal. तो मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ हमें निकालनी है. बाय द वे पहले हमें मैक्सिमम अटेन्यूएशन निकालनी पड़ेगी. ठीक है, फिर हम इसको अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ. अच्छा जी, propose that the signal of 45 kilometers by means of optical fiber. इनपुट पावर हमें गिवन है, आउटपुट पावर भी हमें, मिनिमम सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड एट द आउटपुट हैज अ पावर. ये आपके पास पावर गिवन है, आउटपुट पावर गिवन है. ठीक है जी. और इसकी हम अटेन्यूएशन निकाल लेते हैं पहले. ठीक है जी. अटेन्यूएशन, ठीक है, मैं इसको ऊपर ही कर लेता हूँ डेटा, क्योंकि सारा ऊपर ही गिवन है. यहाँ पे कर लेते हैं इसको. attenuation is equals to 10 log power in, which is equals to 9.8 into 10 to the power minus 3 divided by 6.3 into 10 to the power minus 17. ठीक है जी. ठीक है, शाबाश मनीजा, आपने कर लिया अगर ये. ठीक है जी. तो इन वैल्यूज को डिवाइड करके 10 लॉग लेके मुझे बताइए टोटल अटेन्यूएशन. बनीजा पहले बताओ कितनी आ रही है, व्हाट इज द टोटल अटेन्यूएशन. ठीक है, तो टोटल अटेन्यूएशन हमारे पास आई है 142.1. ठीक है, हमें अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ निकालनी है. इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे जो हमें लेंथ गिवन है, जो कि हमें गिवन है अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 142.1 डिवाइडेड बाय 45 into 10 to the power. ठीक है जी, 0.032. ठीक है जी, यही आंसर है इसका, आई थिंक. ठीक है, 0.0.
अच्छा जी मनीषा, आपने फिर 0.06 कैसे निकाला था बेटे? कोई गलती की थी क्या, या टाइपिंग एरर हो गया था आपसे भी यहाँ पे? 0.032 होगा, कैलकुलेशन एरर है। अच्छा बेटा देख कर लो, 0.032 है हुआ शायद इसका मार्किंग स्कीम आंसर। मैं कहते हो तो मैं खोल के दिखा देता हूँ इसकी मार्किंग स्कीम, रुको। दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन फ्रॉम मई जून 2020 का सवाल था ये, और क्वेश्चन नंबर आई गेस क्वेश्चन नंबर था 6 था ये, ठीक है जी। हाँ जी, ये रही वैल्यू, और दैट इज 0.032 डेसिबल्स पर किलोमीटर। 0.036 नहीं था डेसिबल्स, 0.032 है। देख लो क्या गलती की है तुम लोगों ने, ठीक है। ये आंसर सही आया 0.032 वाला, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही कह रही हो जैनब, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास a metal sphere of radius r is isolated in space, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में राउंडिंग ऑफ किया हो तुमने, ठीक है। खैर वो हो जाएगा करेक्ट है ना, उसको ठीक हो गया होगा वो। A metal sphere of radius r is isolated in space. Point P is that distance x from the center of the sphere as illustrated in figure 7.1, ठीक है। The variation with the distance x of the electric field strength E due to the charge on the sphere is shown। आपके पास ये बाय द वे पॉइंट चार्ज का ग्राफ है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह का ग्राफ बना हुआ है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये जो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, ये इसका रेडियस होगा। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? Electric field strength is at a point electric field is force per unit test positive charge। ये हमारे पास electric field strength होगी। use figure, determine the radius of the sphere, show your working। रेडियस आपके पास कितना होगा, जहां तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी वो इसका रेडियस होगा। और ये आपके पास है 4 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं। तो इसका मतलब है हर बॉक्स जो है वो 0.2 के बराबर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4.3 सेंटीमीटर्स का रेडियस हो जाएगा इसका। 4.3 4.5 हाँ 4.5 है, सही कह रही हो, सही कह रही हो, दो बॉक्सेस है, सही है सही है सही है, थैंक यू। अच्छा जी, मुझे सही से नजर नहीं आया। 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, गुड। 4.5 सेंटीमीटर है, उसने शायद सेंटीमीटर में मांगा, ठीक है। Explain your working. Explain your working. The electric field strength in a point charge, a spherical charge inside a spherical charge is 0, ठीक है। और इसलिए hence 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ज़्यादा लंबी करने की नहीं कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है यूज फिगर 7.2 डिटरमाइन द चार्ज ऑन द स्फीयर। आपको स्फीयर का चार्ज निकालना है। बाय द वे यू नो व्हाट इज द radius of the sphere। Now what we can do, we can find out the value of electric field strength। What is the value of this electric field strength? 15 16 17 18 9 15.5 16 16.5 17 17.5 18, this is 18। तो फॉर्मूला लगेगा v is equals to k q upon r स्क्वायर, सॉरी क्या हो गया मुझे, e हो गया, v लिख दिया, ठीक है। E इज इक्वल्स टू के आपके पास होता है 8.99 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाय चार्ज हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है, कितनी है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ,
18 इंटू 10⁵ की, ठीक है, और आपको आर गिवन है 4.5 इंटू 10⁻², और उसका आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो चार्ज की वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है। आप चाहें तो वो 4πε0 भी लगा के वो भी कर सकते हैं, अगर के आप नहीं लगाना चाह रहे। जी बच्चों, क्या आ रही है क्यू की वैल्यू। 4.05 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, 4.1 इंटू 10⁻⁻7 वी विल डू दैट, क्योंकि हमने सारी वैल्यू दो सिग्निफिकेंट फिगर या 1 डेसिमल प्लेस तक ली हुई है, तो हम 4.1 इंटू 10⁻7 ले लेंगे। An alpha particle is situated at a distance 8 centimeter from the center of the sphere. Calculate the acceleration of the alpha particle। ठीक है जी, अल्फा पार्टिकल की हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। कितने डिस्टेंस पे है, 8 सेंटीमीटर के ऊपर। 8 सेंटीमीटर पे हम पहले तो इसकी सेंटर से है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट 8 सेंटीमीटर पे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। हाउ मच इज दैट, ठीक है जी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी। 5.6 भी ले सकते हैं वैसे इसको विनीजा, 5.5 और ये बेटे 6 इधर है, तो हम इसको मिड में आ रहा है ना, तो वी कैन कॉल इट 5.75, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है जी। 5.75 इंटू 10⁵, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स मूव बैक टू, क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन निकालिए जनाब। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला लगेगा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है। F इज इक्वल्स टू EQ हो जाएगा। E मेरे पास आ चुका है, Q मुझे पता है अल्फा का कितना होता है, और F किसके बराबर होता है सिंपल लैंग्वेज में, MA के, तो ये हो जाएगा MA इज इक्वल्स टू EQ, A इज इक्वल्स टू EQ अपॉन M, ठीक है जी। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, A इज इक्वल्स टू E आपको गिवन है 5.75 इंटू 10⁻⁻, सॉरी इंटू 10⁻⁻, नहीं है प्लस है, 10⁻⁵, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज। अच्छा, अल्फा का चार्ज कितना होता है भाई, अल्फा का चार्ज होता है 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। दिस इज अवेलेबल इन द डेटा बुकलेट। और अल्फा का मास भी आप बना सकते हैं। अल्फा में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। मूव बैक टू द डेटा बुकलेट, बिल्कुल टॉप पे चलते हैं। डेटा बुकलेट हमें कहती है कि रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हमारे पास, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये रहा। इसको हम 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये मास 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है जी। निकाल लिया अगर वनीजा। सवाल पे वापस चलें भाई, पूरे क्वेश्चन में एक दफा डेटा बुकलेट का शायद इस्तेमाल हुआ, और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से, ठीक है जी। ये सारी वैल्यू आप लगा के इसकी एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन ये निकाली है विनीजा ने 2.75 इंटू 10⁻13, ठीक है जी। 2.75 जिसको हम राउंड ऑफ करके 2.8 कर सकते हैं। हमारी जो वैल्यू हो सकती है एक्सेलरेशन की वो क्या हो सकती है, 2.8 इंटू 10⁻13 हो सकती है, ठीक है जी। क्लियर है ये, इसमें किसी ने कोई सवाल करना है। ओके, यहाँ पे हो गया। दैट वाज आल्सो इजी क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था ये।
or I think this is the last question. No, this is the second last question. An electron accelerate through the potential difference of 100 kilovolts. They are then incident on a metal target. They decelerate and X-ray photons are emitted. Explain why the aluminium filter may be placed in the X-ray beam when producing X-rays. ठीक है जी. Images of the patient to remove low energy photons X-rays. ठीक है जी. आपके पास जो है वो डिफरेंट एनर्जीज के फोटॉन्स की एक्सरेज निकलती हैं. बिल्कुल सही है. ठीक है भाई. और जो डिफरेंट एनर्जीज की जो एक्सरेज निकल रही होती हैं इनकी डिफरेंट अटेन्यूएशन पावर होती है. और हम लोग क्या चाहते हैं कि लो एक्सरे जो है हमारे पास जो उसकी जो है, हाँ बिल्कुल सही है. लो इंटेंसिटी जो एक्सरेज होती हैं ये दे डू नॉट एक्चुअली कंट्रीब्यूट in the image. They actually overall increase dose of the patient की डोज को जो एक्सरे डोज को वो इंक्रीज कर रही होती है. सो हम क्या बोलेंगे, लो इंटेंसिटी एक्सरेज आर नॉट पेनिट्रेटिंग. द एल्यूमिनियम फिल्टर एब्जॉर्ब ऑल द लो इंटेंसिटी एक्सरेज बिकॉज इट ओनली increases the overall dose of x-ray to the patient and do not contribute in the image. ठीक है जी. ये कहानी कर देंगे यहाँ पे. उसके बाद कह रहा है जो लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ एक्सरे इन बोन एंड द मसल आर गिवन इन द टेबल. बोन, मसल और ब्लड का आपको गिवन है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. A beam of these X-rays is incident on the person. Calculate the percentage of the intensity of the X-ray beam that is absorbed after passing through 0.80 centimeters of blood. ब्लड में से कितनी इंटेंसिटी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी. ठीक है जी. तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है. I is equals to I नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है. ये डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी. ये म्यू ऑलरेडी हमें पर सेंटीमीटर में गिवन है तो वो सेंटी कैंसिल हो जाएगा. तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. वी नीड टू फाइंड आई एन अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस म्यू की वैल्यू ब्लड की है 0.23 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8 से. बताइए क्या वैल्यू आ रही है ये. जी 0.83. ठीक है जी. सो आई अपॉन आई नॉट is equals to 0.83 which is equal means 83%. अब जरा ध्यान से सुनिएगा बात को. वैसे तो आप सबका मैंने पेपर चेक किया माशाल्लाह से. एक दो बच्चों के अलावा सबने अकल इस्तेमाल की है. लेकिन हुआ ये है कि यहाँ से जो एक्सरे चली उसका 83% यहाँ पहुंचा है. ठीक है जी. 83% यहाँ पहुंचा है ये डिस्टेंस ट्रेवल करके. तो एब्जॉर्ब कितना हुआ वो है भाई. 17%, सॉरी 17%. 13 कहाँ से हो गया अजान. हाँ ठीक है जी. 17% एब्जॉर्ब हो गया होगा ना. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से. नाउ in X-ray image, white region show greater absorption of X-rays than dark region. ठीक है. white में ज़्यादा होती है. State and explain the difference between the X-ray image of bone compare with the muscle. bone को compare करें muscle के साथ. ठीक है. जो muscle में जो absorption coefficient है वो बहुत ज़्यादा high है और बोन में जो है वो मसल, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, बोन में एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा हाई है. यानी वो बहुत ज़्यादा एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेंगी. जबकि मसल्स में बहुत लो है तो वो बहुत कम एब्जॉर्ब करेंगी. इसलिए जो बोन्स है वो वाइटर आपके पास जो होंगी और आपके पास जो है वो कंट्रास्ट जो है जिसको डिग्री ऑफ ब्लैकनेस और वाइटनेस कहते हैं हम. कंट्रास्ट ऑफ जो है हमारे पास बोन्स और वाइट इसका ब्लड मसल्स का बड़ा डिफरेंट आएगा. ठीक है जी. So this is actually they are asking. इसमें कोई सवाल पूछना है किसी ने. We are to the end of this paper. An ideal op-amp is connected to a load resistor. The op-amp is assumed to have infinite bandwidth and zero output impedance. What is infinite bandwidth? What is meant by infinite bandwidth? जी
For all range of frequencies, the gain of the op amp remains constant. ना, more frequencies नहीं होती. What is meant by infinite bandwidth? Infinite bandwidth का क्या मतलब होता है? ठीक है जी. Constant gain for all frequencies, ये मतलब होता है इसका. आप हर for the ideal op amp, the gain to all the number of frequencies is same. That is actually infinite bandwidth. ठीक है. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गेन इज कांस्टेंट. हाँ, ये जितनी फॉर ऑल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, ये भी बोलो आजान. अच्छा जी. उसके बाद कह रहा है स्टेट द इफेक्ट इफ एनी ऑन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ इंक्रीजिंग द लोड रेजिस्टर. कहाँ है भाई लोड रेजिस्टर? कितने है? किधर है भाई लोड रेजिस्टर? कहाँ है? लोड रेजिस्टर कौन सा है भाई? अच्छा जी. ठीक है, एक मिनट. स्टेट द इफेक्ट इफ एनी ऑन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द लोड रेजिस्टर. लोड रेजिस्टेंस. ठीक है. यार लोड रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से जो है वो ये होंगे, ये जो लगे हुए हैं ना पोटेंशियल डिवाइडर में. या ये 150 किलो ओम्स वाले को लोड रेजिस्टर कह रहा है एक्चुअली में. सॉरी, दिस इज लोड रेजिस्टर. इसको लोड रेजिस्टर कहा जाता है. सही है, सही है. नॉट द फीडबैक वन भाई. दिस इज लोड रेजिस्टर. ठीक है जी. इसको लोड रेजिस्टर कहा जाता है. जी जनाब. तो इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करने से बताइए आउटपुट पे क्या फर्क आएगा? क्या कह रहे हैं भाई? डायग्राम बाद में दिए? कहाँ दिए भाई? कोई बाद में नहीं दी. ये लोड रजिस्टर कहलाता है बेटे इसमें. और लोड रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करने से आउटपुट पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता, अनचेंज रहता है. ठीक है. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ तुम लोगों की ख्वाहिश के ऊपर. ये सवाल कहाँ का है? ये सवाल मेरे ख्याल है 4-2 का ही है. और 4-2 पे ये कौन सा क्वेश्चन था जी? दिख रही है भाई मार्किंग स्कीम? ये क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों. और वही पहले पार्ट कांस्टेंट गेन फॉर ऑल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल सही है. और लोड रजिस्टर को चेंज करने से आउटपुट पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता. ये 150 वाले की बात कर रहा है ये. ठीक है. फीडबैक से आउटपुट पे चेंज आता है, लोड से कोई चेंज नहीं आता. अच्छा जी. उसके बाद क्या कह रहा है? स्टूडेंट डिजाइन द सर्किट ऑफ फिगर 8.1 इन ऑर्डर टू इंडिकेट द चेंज in the temperature of the thermistor. Explain why the point P is virtual known as virtual earth. जी क्यों कहते हैं virtual earth इसको? इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको. बोले. हाँ भाई बोलो. सारे बेचारे खामोश हो गए. टू अवॉइड सैचुरेशन. ठीक है. और वेनिजा. और क्या होता है? ऑप एम्प का ओपन लूप गेन जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है. ठीक है. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने जीरो किया हुआ है, तो हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी हमें किस पे रखना चाहिए? जीरो पे. यानी इसके वोल्टेज को भी अप्रोक्सीमेटली जीरो पे ही रखना चाहिए टू अवॉइड सैचुरेशन. ठीक है जी. तो द आउटपुट ओपन लूप गेन. ठीक है. द गेन ऑफ द ऑप एम्प इज वेरी हाई. पॉजिटिव या वीपी इज इक्वल टू जीरो, हेंस वीएन शुड आल्सो बी इक्वल टू जीरो टू अवॉइड सैचुरेशन. ठीक है जी. ये हो जाएगा. कैलकुलेट द पोटेंशियल एट क्यू. क्यू पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. दैट्स वेरी सिंपल. पोटेंशियल डिवाइडर इक्वेशन लगाएंगे. जो पोटेंशियल 40 में होगा वही इस पॉइंट क्यू के ऊपर होगा. 40 में आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आपके पास हो जाएगा वी आउट
इज इक्वल टू 40 अपॉन 110 प्लस 40 इतना आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा। क्यू पे क्या वैल्यू आ रही है भाई? 0.4 वोल्ट्स। 0.4 वोल्ट्स, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज 230 किलो वोल्ट्स, शो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय द वोल्ट मीटर इज 0.08 का भी लगा वोल्ट मीटर, ये लगा, ठीक है जी। सही कह रही है वनीजा, माइनस आर एफ अपॉन आर वन, गुड। वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। लोड रेजिस्टर शुड बी इफेक्टिव वनीजा, यू आर राइट। इसको चेक करना पड़ेगा भाई, मार्किंग स्कीम पे कुछ और फर्मा रही है, अनचेंज कह रही है। देखता हूँ मैं इसको, हो सकता है कोई गड़बड़ हो उस सवाल में, चेक कर लेंगे इसको। अच्छा जी, थर्मिस्टर बाय द वे, अब ये फीडबैक में ये दोनों रजिस्टर फीडबैक करेंगे, ठीक है बिनीजा, ये जरा ख्याल रखना इसका। तो ये हो जाएगी आपके पास टोटल, दोनों सीरीज में लगेंगे तो 330 हो जाएगा, ठीक है जी। 330 के ऊपर हम लोग गेन निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये थोड़ी सी लंबी कहानी होगी यहाँ पे। 3 गेन इज इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन आर, ठीक है जी। और माइनस आर एफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 330 सॉरी, अपॉन 150। हाँ, मो लोड रजिस्टर, ये एम्बिगुअस हो गया ना थोड़ा सा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसकी जरा एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ेंगे फिर सही से बात निकल के आएगी कि लोड रजिस्टर किसको कहना चाह रहे हो, ठीक है। ये भी बात देखेंगे इसको, ठीक है। अब एक गेन बताओ पहले कितना आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? 2.2, अच्छा ठीक है। तो 2.2 का गेन आ रहा है, गेन हमारे पास आ रहा है 2.2 का, ठीक है जी। और इनपुट हमारे पास कितना था, 0.4 था ना? ठीक है जी। तो अच्छा जी, हम लगाते हैं इक्वेशन वी आउट इज इक्वल्स टू गेन इनटू वेन। गेन है हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, जो कि आंसर कितना आएगा, 0.88, ठीक है जी। ये आंसर आ जाएगा, ओके। आगे क्या फरमा रहा है? आगे ये फरमा रहा है कि the resistance of thermistor T is decreased as the temperature is state, explain the effect on the change in temperature on the potential difference measured by the voltmeter। by the way, अगर इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो RF कम हो जाएगा। RF कम होने का मतलब क्या है कि आपका गेन भी कम हो जाएगा। गेन कम होने का मतलब यह है कि आपका आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। गेन विल डिक्रीज, आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज, वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो दिस वाज द पेपर नंबर 4, एंड ऑफ द पेपर 4, ठीक है जी। पेपर 4 ऑलमोस्ट सबको मैंने चेक कर भी नहीं है, मतलब कोई बच्चा 80 से नीचे बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। पेपर 4 की इज्जत खराब हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा, ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? चलिए, मेरे ख्याल है यहाँ आज रोक लेते हैं हम लोग, ठीक है। टू बी का ग्राफ, टू बी का है भाई, टू बी का ग्राफ, टू बी का ग्राफ, एक मिनट हम लोग देखते हैं टू बी कौन से ग्राफ का कह रही हो। अच्छा, ये ग्राफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, देखो भाई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का ग्राफ जो है
वो उसने बनाने को कहा है। ऑन द फिगर शो द वेरिएशन द ग्रेविटेशन पोटेंशियल विद द डिस्टेंस d फ्रॉम द स्फीयर। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास r के ऊपर कितना पोटेंशियल था आपके पास? दैट वाज हैविंग द पोटेंशियल ऑफ 5, यानी 1 5। और उसके बाद ये इनवर्स को फॉलो करता जाएगा, यानी r पे 1 5, फिर 0.5 2r के ऊपर कितना हो जाएगा 0.55, 3r पे कितना हो जाएगा 1.255 और 4r पे कितना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये आपके पास इस तरीके से इसका ग्राफ स्केच होगा। ठीक है जी। कुछ बच्चों ने पेपर में इसको ये कर दिया है, इनसाइड पोटेंशियल जीरो नहीं होता, याद रखिएगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और इसी तरीके से कुछ लोगों ने इस ग्राफ को यूं भी कर दिया, जनाब ये भी नहीं होता है ग्रेविटेशन के अंदर। ग्रेविटेशन के अंदर इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट तरीके से वेरी कर रही होती है, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है एक्चुअली में। ठीक है ना। तो इसलिए इस ग्राफ को सिंपली आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने ठीक भी बनाया है इसका। जैनब ठीक है, और भी कोई चीज पूछिए बेटा। अच्छा जी, तो ये है, मैं खाली तुमने शायद सही बनाया, मैं अभी तुम्हारा पेपर ही चेक कर रहा था, तुमने शायद ठीक बनाया है इसका ग्राफ। ठीक है ना। तुम थी या पता नहीं, सैयदा जैनब थी, किसी एक ने बनाया हुआ, ठीक ही बनाया हुआ उसने ग्राफ। अच्छा, फिर हो सकता है तो गालिब वो सैयदा जैनब होगी। ठीक है ना। चलो भाई, ठीक है भाई, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।